आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लेके इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे और इसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी की थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। आम तौर पे इन दोनों को सेम चीज़ तस्वर किया जाता है, लेकिन फ़िज़िक्स में ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। टेम्परेचर बेसिकली किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजरमेंट है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल टी होता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। इसके 3 यूनिट हैं बेसिकली, केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। उसमें जो इसका एसआई यूनिट है वो केल्विन है। टेम्परेचर को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो हीट है ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है और ये किसी भी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है और ये फ़्लो करती है एक फ्लूइड की तरह फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। और इसके जो यूनिट हैं वो ऐसे यूनिट जूल है। उसके अलावा अर्ज, कैलोरी वगैरह भी इसके यूनिट जो हैं वो यूज़ होते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट थर्मल कांटेक्ट में आता है, मतलब ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, वो एक दूसरे के साथ अगर कांटेक्ट में आएंगे तो जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से निकलना शुरू करेगी और आएगी वो जो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है। और ये जो हीट का ट्रांसफ़र है ये तब तक होगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हमारे पास जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो अगर तो सॉलिड्स में जो है वो कंडक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है। जिस तरह पहाड़ वगैरह हैं या इस तरह की कोई सॉलिड चीज़ है तो वहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन की तौर पे होती है। इसी तरह अगर आपने कोई स्टील की, लोहे की स्टिक पकड़ी हुई है और उसको आपने आग के ऊपर रखा हुआ है तो थोड़ी देर के बाद हीट आपके हाथ तक पहुंचेगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जबकि फ्लूइड्स में हमारे पास ये जो हीट फ्लो करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। जिस तरह अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो आपने उसको हीट अप करना शुरू किया तो सबसे पहले जो नीचे वाली लेयर होगी, जो आग के करीब वाली लेयर है, वो हीट अप होगी। वो हल्की होने की वजह से ऊपर फ्लो करेगी और ऊपर से भारी वाली लेयर जो है वो नीचे आएगी और इस तरह आस्ता आस्ता सारी की सारी लेयर जो हैं वो पानी की हीट अप हो जाएंगे। इसी तरह जो स्पेस में हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है, जिनमें सारी की सारी ईएम वेव्स आ जाती हैं। जिस तरह आप सर्दियों में बाहर धूप में बैठ के सूरज की हीट को फील करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स ही आप तक पहुंचती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट जो है, अगर हमारे पास स्पेसिफिक मतलब ख़ास यूनिट मैस अगर किसी भी हमारे पास मटेरियल का है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज़ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिर्फ यूनिट मैस ऑफ का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है। और अगर यूनिट की बजाय, मतलब 1 केल्विन 1 केजी के बजाय अगर हमारे पास कोई भी मैस है तो आप उसे हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है और 1 केल्विन होगा तो Q इज़ इक्वल टू एम सी हो जाएगा, वेयर C जो है ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है और इसका जो यूनिट है वो जूल पर केजी है। गैसेस के लिए हम इसकी 2 वैल्यू यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया होता है उस टाइम पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे QP इज़ इक्वल टू सी एन सी पी डेल्टा टी। और जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया होता है तो QV विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ठीक हो गया। इसके बाद लेटेंट हीट के बारे में आपने पढ़ा है
कि लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि स्टेट या फेज चेंज करने के लिए रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, 100 से ज़्यादा अगर आप वाटर को हीट देंगे, उसका टेम्परेचर राइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो यूनिट मैस वाटर का जितनी हीट लेगा, अब्जॉर्ब करेगा लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आने के लिए, वो उसकी लेटेंट हीट होगी। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो यूनिट मैस ऑफ आइस जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है मेल्ट होने के लिए। इसी तरह सब्लिमेशन जो है, ये डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ यूनिट मैस हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, उसको आप इसकी लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम में एंटर होने वाली हीट जो है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी रेज करने में और वर्क करने में। और इधर साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कि हम हीट को पॉजिटिव तब लेंगे जब ये सिस्टम में एंटर हो रही है, और अगर सिस्टम में लीव कर रही है तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। जबकि जो वर्क होता है पी डेल्टा वी होता है थर्मोडायनामिक्स में, और ये नेगेटिव होगा अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, और अगर सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिज़िक्स में हमें चाहिए होता है कि सिस्टम हमें वर्क करके दे, तो वो जब कर रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है, मतलब हमें गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा है, तो वो नेगेटिव वर्क होगा। इसी तरह अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे, इंक्रीज़ हो रही होगी तो पॉजिटिव लेंगे। इंटरनल एनर्जी किसी भी हमारे पास सिस्टम की, थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी होता है। अब ये आइडियल गैस में और रियल गैस में फ़र्क याद रखना है कि आइडियल गैस में हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ट्रांसलेशनल जो मोशन है मॉलिक्यूल की वो ले रहे होते हैं, और ये एग्जैक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जबकि रियल गैस में हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशनल के अलावा वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन भी करते हैं, और इसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर करें अगर, तो हमारे पास ये थर्मोडायनामिक अगर प्रोसेस कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जस्ट लाइक जिस तरह आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्लोज पाथ में वर्क हो रहा है तो उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो ज़ीरो होगा। ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो कंसिक्वेंसेस हैं, चार तरह के प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर। हमें पता है जब तक इनकी स्टेट चेंज ना हो जाए इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो वो 100 से ऊपर नहीं जाता जब तक वो पूरी की पूरी जितनी आप एक्स्ट्रा हीट देंगे ना, वो उसको यूटिलाइज़ करेगा अपनी फेस चेंज करने में, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। सो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो इस केस में फर्स्ट लॉ कैसा बन जाएगा, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा Q इज़ इक्वल टू वर्क, मतलब आप जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो वर्क करने में यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, स्टेट इक्वेशन आपको पता है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए स्टेट इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू NRT, और अगर वो 1 मोल ऑफ गैस है तो RT आ जाएगा। सो इस केस में हमारे पास PV जो है वो कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। ग्राफिकली आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, V और P के दरमियान जो ग्राफ है। याद रहे ये जो एरो हेड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने लाजमी मेंशन करना है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप जो है वो होती है y/x, सो इसकी स्लोप आ जाएगी डेल्टा P/डेल्टा V, और स्पेसिफिक हीट जो हमें चाहिए वो इस केस में इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टेम्परेचर ने तो कांस्टेंट रहना है, टेम्परेचर ने तो राइज़ करना ही नहीं है, तो जितनी मर्ज़ी आप उसे हीट दें अनडिफाइंड है इस केस में। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ज़ीरो हो, हीट का एक्सचेंज ज़ीरो होता है, ना हीट सिस्टम में एंटर होती है ना लीव करती है। और इसकी एग्जांपल आप साउंड की प्रोपिगेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस तरह लेप्लास ने ये बात बताई भी थी कि जो साउंड है वो उसका जो प्रोपिगेट करने का प्रोसेस है दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस।
सो इस केस में क्योंकि हीट ज़ीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में Q की जगह ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा W इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। सो अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं मतलब कि नेगेटिव वर्क हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो डेफिनेटली फिर उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी स्टेट इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, पी वी गामा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसके अलावा इसकी स्टेट इक्वेशन टी वी गामा माइनस वन भी कांस्टेंट होता है, पी वन माइनस, ये भी आप इसको याद रख सकते हैं एज इट इज़। और हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो इसकी जो स्लोप होती है आइसोथर्मिक से थोड़ी स्टीपर होती है। और अगर आपको दो डिफरेंट लाइंस दी हों ग्राफ में तो आपने याद रखना है कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उस केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो उतना ही कम होगा, जिसका जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमारे पास इसका जो रिलेशन बनता है वो इनवर्स रिलेशन बनता है। और इसकी जो स्लोप आएगी वो गामा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी, ये वही है जो लेप्लास ने कैलकुलेट की थी। अब क्योंकि इस सिस्टम में एडियाबैटिक के केस में हीट तो सिस्टम में एंटर हो नहीं सकती ना लीव कर सकती है, सो दैट्स मीन इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़ीरो होगी। इसी तरह आइसोकोरिक जो प्रोसेस है उसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो वर्क जो कि होता है पी डेल्टा वी तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन जाएगा आइसोकोरिक के केस में Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इसका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस केस में हमारे पास P ओवर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि और ये कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, P और T जो है वो चेंज होंगे, जिस चीज़ ने कांस्टेंट रहना है वो क्या है, वॉल्यूम। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ने तो कांस्टेंट रहना है, इसकी सिंगल वैल्यू है तो प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ये इस तरह की हमारे पास लाइन आ सकती है। सो जो वर्क डन होता है इसमें हमारे पास ओवरऑल वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये इसकी वैल्यू होगी सी वी, और सी वी की वैल्यू सी पी माइनस आर से कैलकुलेट की जा सकती है। और लास्ट पे हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो फॉर्म बनेगी वो होगी Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या पी डेल्टा वी भी इसकी जगह लिख सकते हैं, वेयर क्यू पी जो होगा वो एन सी पी डेल्टा टी होगा। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी वॉल्यूम ओवर टाइम। और ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, और इसको ग्राफिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो तो अपनी जगह पे रहेगा स्ट्रेट लाइन, जबकि वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। और इस केस में हमारे पास स्लोप ज़ीरो होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इस केस में हमारे पास जो आएगी वैल्यू स्पेसिफिक हीट की, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो सी पी आएगी, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सी पी माइनस सी वी आर है तो ये सी वी जो है उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। और इधर से हमें ये भी पता चलता है कि जो सी पी की वैल्यू है वो सी वी से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इस ग्राफ की मदद से जितने भी मैक्सिमम एम सी क्यूज़ बन सकते हैं ये डिफरेंट चार प्रोसेस से, वो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट ज्योमेट्री के बेस पे हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आइडियल गैस की, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी और सी वी और सी पी की वैल्यू किस तरह वेरी कर सकती है, किस तरह हम उसकी रेशो निकाल सकते हैं, वो इस टेबल की फॉर्म में आप जहन में रख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसमें एक एटम है, तो एक एटम जो है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है थ्री डायमेंशनल, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर सकता है। सो दैट्स मीन इसकी जो थ्री डायमेंशनल मोशन थ्री डायमेंशन में ट्रांसलेटरी मोशन ये कर सकता है। इसकी इंटरनल एनर्जी, या मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो मोलर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम 1/2 RT बोलते हैं, वो आप कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि थ्री डायमेंशनल है तो ये हमारे पास इसकी इंटरनल एनर्जी होती है पर मालिक्यूल, तो थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 RT। अब सी वी क्या होता है, सी वी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है सी वी होता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल, सी वी डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। और इस केस में सी वी की वैल्यू जो है वो है 3/2 RT,
तो ये डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3/2 आर रह जाएगा। और अगर सी पी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल इसमें आर भी ऐड कर दें, तो 3/2 प्लस आर, ये 5/2 आर हो जाएगा। और मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू सी पी ओवर सी वी इस तरह आ जाएगी। उसके बाद डायटॉमिक के लिए हमारे पास ये दो एटम्स हैं जो कि दोनों के दोनों 3 डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये इसके इर्द गिर्द घूम सकता है या ये इसके इर्द गिर्द घूम सकता है, तो 2 रोटेशनल मोशन भी हैं। सो ये टोटल मोशन हमारे पास होगी इसकी 5। और जब आपने इसका इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, सो इसके साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा इस फार्मूले के साथ 1/2 RT के साथ, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5/2 RT। और इसी तरह जब आप CV निकालेंगे तो 5/2 RT, जिस तरह यहाँ पे कैंसिल हुआ यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब CV आ गई तो CP कैसे निकालेंगे, सिंपल R ऐड करके। तो इसमें जब 5/2 R में R ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 R। और गामा डायटॉमिकली गामा कैसे निकलेगा, अगेन CP ओवर CV। CP की वैल्यू क्या है 7/2 R और CV की क्या है 5/2 R। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.41 आ जाएगा, वेयर R इज़ दी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ट्राई एटॉमिक के लिए 3 हमारे पास एटम हो गए, तीनों ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे और तीनों बारी बारी एक दूसरे के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। और हमारे पास फिर इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगी 6/2 RT, जिसको आप 3 RT भी लिख सकते हैं। CV निकालने के लिए T कैंसिल हो जाएगा, 3R रह जाएगा। CP के लिए R ऐड हो जाएगा, तो ये 4R हो जाएगा। और गामा इसके लिए ट्राई एटॉमिक के लिए हम गामा किस तरह निकालेंगे, CP ओवर CV। CP की वैल्यू इसके लिए 4R है और CV की 3R है, तो यह हमारे पास 1.33 आ जाएगा।